एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बच्चा हमारे स्कूल में आया है। उसके पिता फायर स्टेशन में काम करते हैं और उसकी माँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। उसका रिजल्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम है ठीक। वो सब छोड़ो और नीचे देखो कि वजह क्या है। उसने अपना घर 2 साल के लिए छोड़ दिया था जब वो मिडिल स्कूल में फर्स्ट ग्रेड में था। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम स्टूडेंट को हैंडल कर पाओगे? बेशक। तुम्हें पता है ना मेरा नाम वाइपर क्यों है? इन सभी स्टूडेंट्स को तुम मुझ पर छोड़ दो। इनको कैसे सही रास्ते पे लाना है ये मुझे अच्छे तरीके से आता है। उसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में इकट्ठा करने के बाद वहाँ पर चले जाता है और उन्हें वहाँ पर जिन्वो का ऑरा महसूस हो जाता है। वो रहा वो लड़का वहाँ पर, वही लड़का संग जिन्वो है। मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे स्टूडेंट हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ही मार में ख़त्म कर दूंगा और अच्छे से सबक सिखा दूंगा। ग्लोब्स, ये तो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के खिलाफ है। ओए बच्चे, आखिर तुमने हाथ में ग्लोब्स क्यों पहने हैं? और उसके बाद जिन्वो उनकी तरफ देखता है तो वो इंसान भी हैरान हो जाता है। पाक सीसूल को जिन्वो के सभी शैडोज दिख जाते हैं। सभी सभी बिल्कुल शांत रहना और ठीक ठाक से खड़े रहो। क्या मैंने सच में कुछ देखा? मेरे राजा, वो इंसान अभी अभी। हाँ, देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम सभी को देख लिया। इस दुनिया में लाया गया ये चीजें, क्या इसका इफेक्ट कुछ और भी है? शायद तुम जिन्वो, तुम संग जिन्वो हो, है ना? ये मैं हूँ यूंगिल। हम दोनों मिडिल स्कूल में फर्स्ट ग्रेड में सेम ही क्लास में थे। तुम पास में ही रहते हो? मैं यहाँ पर आखिरी साल ही आया हूँ। एक मिनट, इधर आना। हाँ। वाह, तुम में तो काफी ज्यादा जिगरा है। तुम यहाँ क्लास में ग्लोब पहने बैठे हो। वैसे तुमने ये अपने एक ही हाथ में क्यों पहना है? क्या तुम्हारे हाथों में कोई ब्लैक फ्लेम ड्रैगन घुस गया है? अरे नहीं, मेरे हाथों में ब्लैक फ्लेम वाला कोई भैंसा घुस गया है जो चिल्ला रहा है। ओए, वैसे तेरे कान में कीड़ा चला गया है क्या? हम तुझसे बात कर रहे हैं ग्लोव के बारे में, तो तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? वैसे क्या बात है, क्या तुम्हारे बाएं हाथ में कोई टैटू वगैरह है क्या, जो तुम इस ग्लोव पहन के छुपा रहे हो? मेरे राजा, अगर आप मुझे हुक्म देते हैं तो मैं इन लोगों को अभी सबक सिखा दूंगा। नहीं, मुझे इसकी इजाजत नहीं देना। लेकिन बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद जिन्बो अपने हाथों से अपना ग्लोब उतारता है और उनको अपना हाथ दिखा देता है। ये वो निशान है जो मुझे एंथ्रस ड्रैगन किंग ने दिया था, जो मैं अभी भी हील नहीं कर पाया। क्या बात है? वैसे क्या तुम लोगों ने पहले कभी जला हुआ हाथ या फिर कुछ जला हुआ नहीं देखा था? उसके बाद वो सभी गुस्सा होकर वहां से जाने लगते हैं और जिन्वो को अपना ग्लोब पहनने के लिए कहते हैं। बेरू इधर बाहर निकल के गुस्सा करने लगता है। जिन्वो उन्हें रोकने के लिए मैजिक करता है और वो सभी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पीछे की तरफ खींचने लगते हैं। उसके बाद उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके कारण वो सभी हॉल में ही गिर जाते हैं। मेरे राजा, मैंने ये बस मजाक करने के लिए किया। उसके बाद वो लड़का जिन्वो के पीछे आने लगता है और उससे बात करने लगता है कि क्या उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की है इन 3 सालों में। तो जिन्वो कहता है कि हाँ, उसने बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग किया है। और साथ ही साथ वो लड़का उससे ये पूछता है कि क्या उसने कोई एथलेटिक क्लब ज्वाइन किया है या फिर नहीं। तो जिन्वो को उसके बाद क्लब के बारे में याद आता है, तो वो कहता है कि उसे भी एक क्लब ज्वाइन करना है। तो तुम्हें फील्ड क्लब में ज्वाइन होना है? हाँ। वैसे तुम दोनों को? नहीं, बस मुझे। ओह, तो कोई यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आया है। मैंने कभी भी किसी बच्चे को नहीं सुना कि वो खुद से ज्वाइन करना चाहता है। शायद ये लोग मजाक कर रहे होंगे। तो क्या तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स का टैलेंट है? नहीं। तो फिर क्या तुमने मिडिल स्कूल में रनिंग का ट्रेनिंग लिया था? नहीं। इस जगह पर बस स्पोर्ट्स टैलेंट लोगों की ही ज़रूरत होती है। तुमने कभी पहले दौड़ा नहीं, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? कंपटीशन में कोई ऐसा है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। वो अभी भी जूनियर हाई डिवीज़न में होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो रीजनल्स में ज़रूर दौड़ेगी। वो एक बहुत अच्छी रनर है, जबकि उसने उस सपने को छोड़ दिया और आगे बढ़ के एक इस रैंक हंटर बन गया। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि जूनियर रनर कंपटीशन में मैं उसके सामने जा पाऊँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं वहाँ पर उसके साथ मिल पाऊँगा। क्या कहा? कंपटीशन? ऑलराइट, ठीक है, रुक जाओ, लेकिन मेरा एक शर्त है। तुम उस लड़के को वहां पर देख पा रहे हो? वो एक सेकंड ग्रेड का सब्स्टिट्यूट रनर है जो कि क्लब में सबसे बुरा दौड़ता है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम उसे पार कर पाओगे? अगर तुम उसे पार कर लोगे तो तुम हमारे क्लब में आ सकते हो।
और उसके बाद जिन्वू उस रनर को देखने लगता है और इधर ट्रैक लीडर जिन्वू को ये शर्त भी देता है कि अगर वो उसे हरा नहीं पाता है तो वो 1 महीने के लिए लॉन्ड्री और क्लीनिंग का काम बिल्कुल फ्री में करेगा। और उसके बाद जिन्वू रनिंग में सभी को पार कर देता है। वो इंसान ऊपर से ही उसे देख रहा था और ये पूछ लेता है कि वो आखिर वहाँ पर दौड़ क्यों रहा है। तो उसके पीछे खड़ा इंसान उसे बताता है कि वो स्टेमिना के लिए वहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है उसका। और उसके बाद वो जब खिड़की से ध्यान से जिन्वू को देख रहा था तभी उसके सामने कुछ आ जाता है जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। हम देखते हैं कि उसके यानी जिन्वू के आसपास बहुत ही ऑरा मौजूद था और सभी शैडोज़ को वो देख पा रहा था। तो इधर वो टीचर अचानक से कुछ देखने के बाद डर जाता है। हम देखते हैं खिड़की के बाहर बेरू मौजूद था जिसे देखने के बाद वो टीचर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बेरू फिर से ज़ोर से चिल्लाता है। तो वो देखने के बाद वो इंसान नीचे ज़मीन पर गिर जाता है बेहोश होकर। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो असल में वो इंसान हमें सच में देख सकता है। उसके बाद हम जिनचुल और उसके साथी को किसी बार में बैठे हुए देखते हैं। वो दोनों वहाँ पर स्टेक खा रहे थे और पी भी रहे थे और वो सभी वहाँ पर उस शैडो मॉन्स्टर्स के बारे में ही बात कर रहे थे। वो दोनों जब उस एंट मॉन्स्टर के बारे में बात ही कर रहे थे तभी वहाँ पर पाक शिशियोल आ जाता है। वो उनकी बातें सुनने के बाद यही कहने लगता है कि एक एंट मॉन्स्टर, क्या वो एक एंट मॉन्स्टर है जो कि एक ह्यूमन के शरीर में छुपा हुआ रहता है। और उसके बाद हम जिन्वो के पीछे उसके दोस्त को दौड़ते हुए देखते हैं जो कि हाँफ हाँफ के बिल्कुल उसका हालत ख़राब हो गया था। ये लड़का आखिर हमारे पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा है? इंसान सच में बहुत ही ज्यादा नासमझ होता है मेरे राजा। और उसके बाद जिन्वू अपना हाथ आगे करके उसे हील करने लगता है जिसके बाद उस लड़के का थकान धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होता है बल्कि उसका शरीर धीरे धीरे और भी ज़्यादा गर्म होने लगता है। और उसके बाद वो टीचर वहाँ पे वो सब बताने के बाद अचानक से वहाँ से जाने लगता है और ये बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पी लिया था इसलिए वो वहाँ से जा रहा है। जिनचुल उसे रोक लेता है और उससे सवाल करने लगता है और उसे और भी ज़्यादा डिटेल्स देने के लिए बताता है। जिन्वू भी उधर ये नोटिस करता है कि उसे आजकल बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मेरे राजा, क्या हमें इन इंसानों के यादों को खत्म नहीं कर देना चाहिए और उनके बाद उनके ताकतों को नहीं लेना चाहिए? अभी नहीं, अभी के लिए बस उन्हें देखते रहो। वो मॉन्स्टर मुझे और उस टीचर को ही दिखा था, वो भी उस स्टूडेंट के अंदर मौजूद है, ये उसने कहा था और ये बस हम दोनों ने ही देखा था। जबकि मैं एक डिटेक्टिव हूँ तो ये मेरा बस एक इंस्टिंक्ट्स है। असली प्रॉब्लम ये है कि मैं आखिर उस स्टूडेंट से पूछूंगा क्या। हे ज़रा ये बताना, क्या तुम्हें शैडो मॉन्स्टर्स के बारे में पता है और उन एंट्स के बारे में जो कि 2 पैरों में चलते हैं, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह? मैं अगर किसी को ऐसा कहूँगा तो वो मुझे ज़रूर पागल ही कहेंगे। मुझे ऐसे सवाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जब वो ये बातें सोच रहे थे तभी वहाँ से एक परछाई निकलता है। उसके बाद उन्हें भी वो एहसास होता है और वो जब स्कूल में एंटर कर रहे थे तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि इस स्कूल में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मौजूद है। क्या उन्होंने गार्ड को भी वहाँ पर देख लिया? और उधर डिटेक्टिव को देखने के बाद क्लास टीचर भी हैरान हो जाती है और वो उधर कहते हैं कि उन्हें जिन्वो से कुछ बात करना है। उसके बाद क्लास में सभी जिन्वो को लेकर बातें करने लगता है कि उसको लेकर आखिर डिटेक्टिव यहाँ पर क्यों आया है। वैसे मुझे माफ़ कर देना, क्लास के मिडिल में मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। नहीं, शायद जब मैं डायमेंशनल क्रैक में एंटर किया था और वहाँ पर खो गया था तो करीब करीब 10 साल हो गया होगा। मैं उनसे मिल ही नहीं पाया और अभी मैं उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन अगर मैं उनको मेरा ये वाला हिस्सा दिखा दूँ तो वो ये देखने के बाद हैरान हो जाएंगे। मुझे आखिर इस लड़के के बारे में अजीब सा क्यों लग रहा है। आखिर एक स्टूडेंट का इस तरीके की आंखें कैसे हो सकता है? और उसके बाद जिनचुल उन्हें शैडो एंट्स के बारे में पूछने लगता है और जिन्वू को एक तस्वीर देता है जो कि बेरू का था। जिन्वू भी ये देखता है कि उन्होंने ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी की थी और उसके बाद जिन्वू उन्हें जवाब में हाँ बता देता है। ये सुनने के बाद ही वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और एक के बाद एक सवाल करने लगते हैं कि जिन्वू आखिर है कौन और वो सभी क्या है। बट उसके बाद वो जिन्वू से माफ़ी भी मांगता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर वो चीज़ क्या है। तो जिन्वू उन्हें बताता है कि वो बच्चों के कार्टून्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि विजुअल इफ़ेक्ट्स द्वारा बनाए जाते हैं।
उन्हें भी उसके बाद कुछ समझ नहीं आता है कि वो आखिर कहेंगे क्या। और उसके बाद वो जिन्वो को बताने लगता है कि उसे क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसने टीचर को सब कुछ बता दिया है। फिर जिन्वो इधर उससे वो मॉन्स्टर का ड्राइंग यानी बेरू का ड्राइंग मांग लेता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया था। तो जिनचुल उन्हें वो ड्राइंग दे भी देते हैं। मेरे राजा, आखिर आपने उन्हें कुछ भी सच सच क्यों नहीं बताया? तो उसके बाद जिन्वो बताता है ऊपर वाले के टूल से ये दुनिया बनाया गया है, तो वो इसमें कुछ भी कर नहीं सकता। जिन्वो जब क्लास में आता है तो सभी लड़कियां उससे पूछताछ करने लगता है कि वो आखिर यहाँ पर क्यों आए थे, क्या वो जिनचुल के साथ काफी ज्यादा क्लोज है। उसके बाद लड़कियां जिन्वो के फिजिक को लेकर भी बातें करने लगते हैं, तो वहां पर वही बुली करने वाले लड़के आ जाते हैं जो कि जिन्वो को परेशान करने के लिए आए थे। लेकिन वही वहां पर ट्रैक टीम के बाकी सारे मेंबर्स भी आ जाते हैं जो कि जिन्वो को आकर बचा लेते हैं। उसके बाद सीनियर उन्हें बताने लगता है कि वो न्यू कॉमर्स के लिए वहां पर वेलकम पार्टी रखे हैं, तो क्या वो दोनों फ्री है, यही वो लोग पूछने के लिए आए थे। और उसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं, साथ में उन चारों लड़कों को भी ले जाते हैं। और उसके बाद वो सभी स्कूल से बाहर निकल जाते हैं और वो सभी पार्टी करने के लिए जा ही रहे थे, तभी पीछे से आवाज आता है, संग जिन्वो। पीछे से वो जिनचुल आवाज देते हैं, पिछले दिन हमने जो बात किया था, क्या आज हम उस बात को खत्म करें? बिल्कुल भी ज्यादा देरी मत करना, जब तक तुम नहीं आते हम योंगिल को हॉस्टेज बनाकर रखेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पर ज्यादा देर रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे दोस्त की जान उन लोगों के हाथों में है। वैसे आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं हंटर संग जिन्वो? ये सच में आप ही है ना? और उसके बाद तस्वीर लेने के वक्त जब हम देखते हैं उन दोनों का उंगली जब टच होता है, मुझे उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन इतिहास को फिर से बनाने के लिए बहुत कुछ एक साथ हो रहा था। उन सभी चीज़ों का शुरुआत बिल्कुल पहले से ही हो चुका था। वो सब कुछ करना सच में मेरे लिए नासमझी भरी थी। एसोसिएशन लीडर, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं होता है। उसके बाद उन्हें फिर से और एक आवाज़ सुनाई देता है जो कि बिल्कुल उनका ही आवाज़ था। हाँ, मैं करता हूँ। अगर ऐसी बात है तो शायद आप मेरे बातों पर भरोसा करेंगे। मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो सब बिल्कुल सच है। ये सब आखिर क्या चीज़ है? ये सब आखिर कैसे हो गया? हंटर संग जिन्वो, मिस्टर संग, अगर ऐसी बात है तो हम सभी, ऐसा नहीं है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी मदद कैसे करूं? मिस्टर संग, हंटर संग, संग जिन्वो, क्या ये उस स्टूडेंट का नाम है जिससे मैं अभी अभी मिला? हंटर संग, हंटर संग, हंटर संग, हंटर संग। ये वो यादें हैं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़े हुए हैं। मैं एक भूल जाने वाला दुनिया में हंटर संग जिन्वो के साथ हूँ। सभी हंटर्स, मॉन्स्टर्स, रूलर्स, मोनार्क्स और सभी गेट्स, आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? ये सब कुछ आखिर हो कब गया? ऐसा नहीं हो सकता हंटर संग, आप शुरुआत से ही अकेले अकेले लड़ाई कर रहे थे। हाँ, क्योंकि तुम सभी अभी अतीत में हो तो तुम लोगों को मैं याद नहीं हो। जाहिर सी बात है, ये यादें रहना भी नहीं चाहिए। आखिर कितना वक्त हो गया जब आप डायमेंशनल क्रैक में अकेले अकेले लड़ाई कर रहे हैं? इतिहास के मुताबिक वो 2 सालों से गायब है, लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं जो कि 2 सालों में ख़त्म हो जाए। 27 साल। क्या तुम्हें इस बात से कोई भी रिग्रेट नहीं है? मुझे नहीं पता, मैंने जितनी बार भी इस बारे में सोचा है मुझे बस एक ही जवाब मिला है। देखकर ऐसा लग रहा है तुम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे हो। हाँ, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। बस इस बात को छोड़ के, क्योंकि मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है और मैं अपनी आइडेंटिटी भी छुपाता हूँ, इमॉर्टल, और जिसे बिल्कुल भी हराया नहीं जा सकता। उसके पास एक ऊपर वाले की तरह ही ताकत मौजूद है, लेकिन वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और वही जीना चाहता है। तो अभी तुम क्या करना चाहते हो? सच कहूँ तो मैंने इस चीज़ के बारे में अभी भी सोचा नहीं है। तो फिर तुम इस साइड क्यों नहीं चले आते? आपका मतलब है पुलिस में? हाँ, कुछ ऐसे केसेस है जो कि सभी आकर कहते हैं कि हम दिन भर सो नहीं पाते क्योंकि शैडो मॉन्स्टर्स आते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। अगर मैं आपके साइड में आ गया ना तो पुलिस के पास कोई काम भी नहीं रहेगा। हाँ, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन ये एक ऐसी दुनिया है जिसके लिए हम काम करते रहते हैं। उसके बाद जिन्वो ने अलविदा कहकर वहाँ से चले जाने लगता है। फिर हम एक डेजर्ट वाले एरिया को देखते हैं
जहाँ पर एक इंसान कॉल पे होता है और वो हंटर एसोसिएशन को कॉल करता है। वो यहाँ पे फ़ोन पे उसे न्यूज़ दे रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और फिर वो उन्हें बताने लगता है कि कुछ वहाँ पर ऊपर फट रहा है, यानी वहाँ पर ऊपर आसमान में दरारें आ रहा है। आसमान में दरारें आने की बात देखकर वो इंसान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था और साथ ही साथ बाकी सभी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। हम डेजर्ट के आसमान में देखते हैं जो कि पूरी तरीके से फट चुका था। मेरे राजा, अभी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सॉल्व करने का समय नहीं है। महाराज, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये एहसास तो। और उसके बाद वो उस इंसान के साथ मिलता है और उसे ही बताने लगता है कि वो गलत है, लेकिन वो बताने लगता है कि वो गलत नहीं है क्योंकि डिफरेंट वर्ल्ड वाइड से वो सभी यहाँ पर उनके वर्ल्ड में आए हैं। फिर वो उन्हें बताने लगता है कि वो एक प्रकार के जायंट्स है जो कि स्टार्स में मौजूद पत्थरों को खाते हैं, तो वो भी यहाँ पे सब कुछ खाने के लिए आए हैं और उन्हें टाइटन्स भी कहा जाता है। तो फिर अगर सच सच बताया जाए तो समझ आता है कि वो सभी यहाँ पर पृथ्वी में क्यों आ रहे हैं। साफ तरीके से ये बताया जा सकता है कि वो हमारे दोस्त नहीं है। और उसके बाद वेस्ट अमेरिका डेजर्ट रीजन में जब अमेरिका ने उस पूरी जगह को घेराव कर लिया था और वहाँ पर जाकर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें हवा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आता है जो कि उनके 30 साल के करियर में शायद ऐसा चीज़ पहली बार हुआ था। ऊपर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके आसमान फटने लगता है, सब कुछ धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगता है, सभी गाड़ियाँ, व्हीकल्स, सब कुछ, पत्थर, सब चीज़ें हवा में उड़ जाता है और हम वहीं पर ही जिन्वू को देखते हैं जो कि दूर खड़ा था। इन हथियारों के माध्यम से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है और ये खत्म हो जाने के बाद स्टेज पूरी तरीके से तैयार है। मैं उनकी सभी इच्छाओं को महसूस कर पा रहा हूँ। वो यहाँ पर आकर इस धरती पर राज करना चाहते हैं। वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है। उसके बाद जिन्वू अपनी बहुत सारी तलवारों को बुला लेता है। चलो जल्दी आ जाओ, इस जगह से ही मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। अगर वो एक मोनार्क होता है तो बहुत ही जल्द उन्हें ये पता चल जाएगा कि आखिर एक हंटर होता क्या है। सभी टैंकर्स और इंसानों को देखते हैं जो कि अलग जगह पर शिफ्ट हो चुके थे और वो सभी ये सोच रहे थे कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा था, वो उस जगह से दूर कैसे चले आए। उसके बाद हम वहाँ पर देख पाते हैं बहुत सारे स्टोन टाइप के मॉन्स्टर्स वहाँ पर आ चुके थे। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम सभी में से बस एक ही यहाँ पर हमें रोकने के लिए आया है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ? उसके बाद जिन्वू धीरे धीरे करके अपनी ताकत को बाहर लाने लगता है। हम देखते हैं सभी टाइटन मॉन्स्टर्स के सामने धीरे धीरे करके शैडो आर्मी खड़ा होने लगता है और वहीं पर ही पूरी एरिया में हम देखते हैं शैडो फैल जाता है और बहुत सारे सेनाएं बाहर निकल आते हैं। शैडो आर्मी में बहुत सारे मैजिशियंस एंड इसी के साथ साथ जायंट्स सभी मौजूद थे। बहुत सारे ड्रैगन्स, रूलर्स की सेनाएं और ड्रैगन किंग्स के सभी साथिया भी जो कि लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। हम एक के बाद एक पूरे शैडो आर्मी को देख पाते हैं। जिन्वू वहां पर अकेला नहीं था, वो अपने शैडो आर्मी के साथ वहीं पर ही खड़ा हुआ था। जहां पर जिन्वू अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ था वो टाइटन मॉन्स्टर जिन्वू को एक आंखों से देख रहा था और जिन्वू भी उसे देख रहा था। वो दोनों लड़ाई के लिए तैयार थे। तो चलो शुरू करते हैं। और इधर सभी इंसानों हेडक्वार्टर में जाकर वीडियो फुटेज निकालते हैं और वहां पर फाइट देखने लगते हैं। सभी ये देखने के बाद हैरान हो जाता है कि वहाँ पर एक टीनेज बच्चा खड़ा हुआ था जो कि बहुत सारे शैडोज के साथ मौजूद था। वो कौन था एशिया का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी। वहाँ पर किसी को भी ये पता नहीं था कि वो लड़का आखिर कौन था। उसके बाद ही लड़ाई शुरू हो जाता है। सभी मॉन्स्टर्स फ्यूजन अटैक करने लगते हैं। एक के बाद एक दोनों में लड़ाई होने लगता है जहाँ पर हम सभी सेनाओं के ऊपर फ्लेम्स की बारिश देख पाते हैं। सभी शैडो आर्मी और इसी के साथ साथ टाइटन मॉन्स्टर्स भी आगे बढ़ रहे थे और एक के बाद एक दूसरे के ऊपर हमला किए जा रहे थे। सभी टाइटन मॉन्स्टर्स को हम देखते हैं जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहे थे क्योंकि शैडो आर्मी कभी भी खत्म नहीं हो सकता था। और उसके बाद हम जिन्वू को भी देखते हैं जो कि अपने स्टाइल के साथ सभी को खत्म किए जा रहा था। और उसके बाद जिन्वू वहाँ पर टाइटन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वो उस पर हमला भी करता है, लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि वो उसके लिए एक छोटा मोटा घाव था। लेकिन छोटा मोटा हमला तो बस ध्यान भटकाने के लिए था। जिन्वू तो इधर बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहा था। वो वहां पर अपने हाथ को ही बस शैडो हैंड में तब्दील कर देता है और वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है।
और उसके बाद जिन्वो उसे जमीन पर पटक देता है। इतने छोटे से प्लेनेट पर इतना ज्यादा ताकत देखने के बाद मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ। लेकिन मैं देखकर ये बता सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा माना का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम बहुत ज्यादा बड़े बच्चे भी नहीं हो। लेकिन हम टाइटंस, हम जब लड़ाई करते हैं तो हम अपनी साइज को छोटा भी बना सकते हैं और हम अपने स्ट्रेंथ के मुकाबले भी लड़ाई कर सकते हैं। बेशक तुम जैसा अकेला एक लड़ाकू टाइटंस के लिए बहुत ही ज्यादा खास होना चाहिए। तुम अकेले हो तब भी तुमने टाइटंस को यहीं पर ही रोक दिया। अगर तुम अभी मेरे सामने सिर झुका के माफी मांग लेते हो तो मैं खुद तुम्हें माफ। उसके बाद सभी उस पर हमला करके उसे बीच में ही चुप करा देते हैं। जिन्वो को इधर कुछ भी करना नहीं पड़ता है, बल्कि बेरू और शैडो कमांडर मिलकर सभी को वहां पर खत्म करने लगते हैं। और उसके बाद सभी अंडरकवर तरीके से उसका वो कौन है ये पता लगाते हैं। सभी वहां पर यही सोच रहे थे कि वो इंसान आखिर है कौन। तभी हम वहां पर अमेरिका के डायरेक्टर को भी देख पाते हैं, जो कि खुद भी ऐसा सोचते थे कि ये सच में बहुत ही ज्यादा असंभव वाली काम है। हमें अनरियलिस्टिक मेथड के माध्यम से एक सच का पता चला है। क्या आपका ये मतलब है कि उन्होंने ये कहा है? तो क्या उन्होंने ही? हाँ मैडम, नॉर्मा सेलनर ने हमें ये कहा है। उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, जैसा वो हमेशा करती है। और उसके बाद स्कूल नेशनल ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन प्रिलिमिनरीज राउंड में हम ग्राउंड में देखते हैं सभी प्लेयर्स मौजूद थे और वहां पर ही हम जिन्वू को भी देख पाते हैं। जिन्वू एक इंसान को देखने के बाद हैरान था। हम वही एक इंसान को देखते हैं जो कि स्ट्रेचिंग कर रहा था। हे केमचुल, आखिर तुम वार्म अप क्यों नहीं कर रहे हो? अरे मैं वार्म अप कर तो रहा हूँ ना। उसके बाद जिन्वू के मुंह से बस इतना ही निकलता है, आयरन। हम ट्रैक फील्ड को देखते हैं जहां पर हम हंटर छा को देख पाते हैं, जो कि दौड़ने के लिए तैयार थी। विसल बजता है और वो दौड़ना शुरू करती है। हम उनको देखते हैं कि धीरे धीरे सांस लेते हुए और तेजी बढ़ाते हुए। उसके बाद वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगती है और सभी को पार कर देती है। फिर वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाती है। उसके बाद हम उन्हें देखते हैं कि वो बाहर बैठी होती है। वो अपना मोजा उतारती है तो हम वहाँ पर पैरों पे घाव का निशान देख पाते हैं। उन्होंने प्रिलिमिनरीज पार कर लिया था, लेकिन अब वो यही सोच रही थी कि क्या वो इस पैर के साथ आगे की रेस पे दौड़ पाएगी या फिर नहीं। हंटर छा को उस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तुम ऐसे ही भागकर अपना चोट छुपा नहीं सकती। छा पीछे मुड़कर उस आवाज की तरफ देखने लगती है। जिन्वू और हंटर छा दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हंटर छा यही सोच रही थी कि वो कौन था, एक हाई स्कूलर या फिर एक ट्रैक पार्टिसिपेंट। अगर तुम इस पैर के साथ आगे रेस में दौड़ने वाली हो तो तुम्हें पूरा साल इसके पीछे ही वक्त बर्बाद करना पड़ेगा और उसके बाद तुम अच्छी रनर नहीं बन पाओगी, जिसके बाद तुम जिंदगी भर खुद को ही कोसती रहोगी। ये एक असली कहानी है किसी का, जैसा मैंने सुना था। छा को इधर फिर से जिन्वू का सेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। छा को इधर पैर में दर्द होने लगता है तो जिन्वू आगे आकर उसकी मदद करने वाला था, इसलिए वो उसे रुकने के लिए कहता है। पहले तो वो इससे अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और शर्मा जाती है, लेकिन उसके बाद अचानक से उसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। जब जिन्वू उसके पैरों के ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है तो उसका पैर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये बस एक ही जगह पर था, अब तुम बिना किसी चिंता के आराम से दौड़ सकती हो। उसके बाद छा जिन्वू को रुकने के लिए कहता है थोड़ी देर, तो जिन्वू पीछे मुड़कर देखता है। क्यों ना हम उससे पहले किसी और जगह पर दोनों मिले? दौड़ने की जगह पर। क्या कहा? अगर तुम रेस में मुझसे जीत जाती हो तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तुम हाई स्कूल की टीम में हो है ना? तुम वहाँ पर दौड़ रहे थे और तुमने फर्स्ट प्लेस भी जीता था, है ना? देखते हैं, अगर ऐसा है तो शायद तुम हारने वाली हो, तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो प्रिलिमिनरीज बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें हरा देती हूँ तो? उसके बाद क्या तुम मुझे जवाब दे दोगे? उसके बाद यही बात सोचते हुए जिन्वू उसे हाँ बोल देता है। फिर समय बीतता जाता है, वो सभी ट्रैक टीम्स में दौड़ने लगते हैं। स्कूल में पतझड़ का मौसम आ जाता है। जिन्वू स्कूल में ही दौड़ता रहता है फील्ड पे और उसके बाद गेम प्लेटफॉर्म पे जाके हारता रहता है। फिर एक समय जिन्वू का स्कूल के बाहर छा से मुलाकात होता है। दोनों अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं और डेट फिक्स होता है। उसके बाद शाम के 4:30 बज चुके थे। जिन्वू का फोन बजता है। हालांकि मैं अभी भी बस एक स्टूडेंट हूँ जो कि बस सेस्ट पार किया है, लेकिन मेरे कपड़े थोड़े ही नॉर्मल से नहीं बन गए। दुकान में जिन्वू एक कपड़ा देखता है जिसको शैडो एक्सचेंज करके वो कपड़े बदल लेता है। तो चलो बताओ, ये कैसा लग रहा है? ये एकदम परफेक्ट है मेरे राजा।
उसके बाद जिन्वू वहीं पर ही इंतजार कर रहा होता है छा का, और फिर वो काउंटिंग करने लगता है 3, 2, 1। हे हंटर छा बस उसे बुलाने ही वाला था, लेकिन जिन्वू बस तुरंत पीछे मुड़ जाता है। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो तुम बस पीछे ही देख रहे थे। तुमने पिछले महीने ही अपना सेट्स पूरा किया है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्या तुमने सोच लिया है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो? मैंने सुना है तुम्हारे ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन तो फिर तुम फिर क्यों उस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो? अरे वो तो स्कॉलरशिप की रकम की वजह से है, और मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करने वाला, और इसके अलावा भी मुझे किसी से मिलना है। हाँ, वो इंसान कोई लड़की तो नहीं है ना? किसे पता। उसके बाद छा गाल फुलाकर जिन्वू से कहती है, क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है? कौन सा प्रॉमिस? वो वाला प्रॉमिस तुमने जो किया था, अगर मैं तुम्हें दौड़ने में हरा देती हूँ तो तुम मेरे सवाल का जवाब देने वाले हो। हाँ बेशक, वो चीज़ तो मुझे याद है। तो आखिर एक बिट के बारे में क्या ख्याल है? हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले कौन पहुँचता है। आखिर तुम किस बात को लेकर इतना ज़्यादा क्यूरियस हो? सब कुछ, सब चीज़ों को लेकर। सब चीज़ों को? जैसे कि आखिर तुम किस तरीके के इंसान हो, तुम आखिर क्या सोचते हो, और तुम यूनिवर्सिटी में जाकर आखिर किससे मिलने वाले हो? कोई दोस्त से या फिर कोई औरत से? और क्या हम दोनों कंपटीशन के अलावा भी कभी कभार मिल सकते हैं? हाँ ठीक है। उसके बाद छा अपना मफलर उतार के जिन्वू को पहना देती है। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम यहाँ पर ही रुकना और कहीं भी मत जाना। क्या? मेरे राजा, आप तो इस बार सच में हार गए। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि वो सच में एक बेट हार गए। वो आपको चकमा देकर यहाँ से भाग गया है। मेरे राजा, आपको अभी दौड़ के जाना चाहिए, नहीं तो आप हार जाएंगे। छा दौड़ते हुए आगे बढ़ रही थी और जिन्वू को पुरानी बातों का याद आ रहा था। वो बस मुस्कुराता है और भविष्य की हंटर छा को याद करने लगती है। उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और सब कुछ। वो दोनों जैसे घूमने के लिए गए थे और उन दोनों का वो आखिरी बात। और उसके बाद हम देखते हैं हंटर छा जीत जाती है। जिन्वू और कुछ ना सोचे बस शर्माते हुए हंसता रहता है। फिर वो सभी शैडोज को ऑर्डर देता है कि वो सभी अपनी आंखें बंद कर ले। बर्फ पड़ रहा था। उसके बाद छा के पास जिन्वू आ जाता है। हम देखते हैं उसने आंखें बंद कर लिया था। हम देखते हैं क्रिसमस ट्री के नीचे जिन्वू ने हंटर छा को हग कर लिया था। उसके बाद हमें डायमेंशनल वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहां पर हम वर्ल्ड ऑफ रिपोज को देख पाते हैं। वहां पर एक बड़ा सा मैंशन मौजूद था। उसके बाद हम देखते हैं सभी शैडोज एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दे रहे थे और गुड मॉर्निंग्स कह रहे थे, जबकि उस रिपोज की दुनिया में कोई भी रात या फिर कोई भी दिन नहीं होता था। उसके बाद हम बेरू को देखते हैं जो कि जनरल के पास आता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और मुझे पता था कि आप उसे बना लेंगे मार्शल बेरू। तो फिर अब इसे देखकर बताओ कि ये कैसा बना है। वो एक रूप जो कि एक जैकेट की तरह है, जो कि हमारे राजा जी अक्सर पहना करते हैं, और उन्होंने ये कुछ दिन पहले ही पहना था। आखिर इस चीज के बदले में आपका शुक्रिया अदा कैसे करूंगा? हाँ, तुम मुझ पर बंद आंख करके भी भरोसा कर सकते हो। हमारे राजा जैसे हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उसी तरह से मैं भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। वाह, मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसी तरीके से मैं सभी मैजिशियंस के लिए ऐसे ही रूप्स बनाने वाला हूँ मार्शल जी। लेकिन इस ऑर्ब के बारे में आखिर क्या? इस ऑर्ब को कहीं पर रख के इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा, ना कि हाथ में रखकर, है ना? ये आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है मार्शल। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं ये चीज आपके पास सौंप सकता हूँ। हाँ, आप पूरी तरीके से इसे हम पर सौंप सकते हैं। हम इसे सेक्रेड वुड और बिस्टोर्ड लिंक से बनाने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। उसके बाद हमें रिपोज वर्ल्ड का वास्ट मैप दिखाया जाता है। ये एरिया सच में काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर 10 मिलियन से भी ज्यादा शैडो सोल्जर्स मौजूद है, और सभी इस रिपोज वर्ल्ड में एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। सोल्जर्स जो कि होते हैं वो मोनार्क के माइंड के साथ डीपली कनेक्टेड होते हैं, और मोनार्क का ताकत जितना ज्यादा होता है सोल्जर्स का पावर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है, जिस चीज की वजह से वो सभी मोनार्क्स के दिमाग को भी पढ़ पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो सोल्जर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ विध्वंस चाहते
आते थे वो सभी अभी धीरे धीरे करके इंसान कैसे जीते हैं वो सभी सीख रहे हैं। बहुत सारे इमोशंस जो कि इंसान फील करते हैं और वो सभी इमोशंस खाली दिलों में जब आते हैं तो सब कुछ नया नया लगता है। सभी सीधे खड़े रहो जायंट्स। यहाँ पर हम देखते हैं सोल्जर्स जो कि पढ़ाने के वक्त सो रहे थे, सोल्जर्स जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे, सोल्जर्स जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और वो सभी सोल्जर्स जो कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ के जोर से चिल्ला रहे थे। मैं मेरे राजा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस दुनिया में बुलाया जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं हमारे राजा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। ओह, तो ये आखिरकार बन ही गया। बहुत खूब, बहुत ही शानदार। मुझे लगता है कि जब आपने इसे इस छड़ी में डाला तो तभी जाकर ये चीज और भी ज्यादा सुंदर बन गया। मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी काफी ज्यादा फैशन का सेंस है। वैसे तुम सभी यहाँ पर कौन हो? ग्रैंड मार्शल विलियम ने हमें यहाँ पर आने का हुक्म दिया है, तो इसका मतलब रिक्रूट्स में बहुत सारे मैजिक सोल्जर्स भी मौजूद हैं। ये सब कुछ समय की बर्बादी है। इतना बड़ा साइज का ब्लास्टिंग मैजिक। जरा रुक जाओ, क्या मैं ये चीज भी बता सकता हूँ? यहाँ से मैं तुम सभी को बताने वाला हूँ कि ड्रैगन राजा के साथ जब हमारे राजा का लड़ाई हुआ था तो वो कैसा हुआ था। हर एक जीत के बारे में मैं तुम सभी को एक एक करके बताने वाला हूँ, तो सब कुछ तुम सभी को ध्यान से सुनना होगा। आखिर कौन यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा है? क्या कहा? आखिर किसने ऐसा कहा? मैं यहाँ पर फैशन सेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये रोब हमारे राजा का है। आखिर किसका इतना ज्यादा हिम्मत हुआ कि वो ऐसा? I love you, कमांडर। वैसे मुझे तुम्हारे लॉयल्टी के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है। तो आखिर आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? इसका शुरुआत हो चुका है। क्या तुम सभी को नहीं लगता कि छोटे छोटे सैनिकों को भी हमारे राजा के लिए चीयर्स करना चाहिए? तो इसका मतलब हमारे राजा लेडी एरियन से मिल ही गए? हाँ, सही कहा। जब मैं उससे मिला था तो वो वक्त बिल्कुल अलग था और वो अलग डायमेंशन के मोनार्क ने बनाया था, और जबकि वहां पर वो बस एक वेसल ही था। मेरे राजा बस उसे चाहते थे। उस वक्त मुझे बस इतना ही पता था, और मेरे आखिरी राजा ने मुझे आखिरी बार यही कमांड दिया था। उस वक्त मैं बस अपने राजा से विदा ही ले रहा था, और उस वक्त मेरे राजा को रूलर्स के ऊपर दया आ गया और उन्होंने उन्हें माफ कर दिया, और उन्होंने आकस्मिक तरीके से इंसानों के ऊपर आग्रह दिखाना शुरू कर दिया। मैंने मेरे राजा के आदेशों का पालन किया। मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, बस यही जवाब दिया कि मैं आपके आदेश का अनुसरण करूंगा। और फिर मैं यहाँ पर आ गया, और जैसा अभी चल रहा है बिल्कुल वैसा है। और इसलिए मैं उस अनजान से डायमेंशन पर उसके क्वालिफिकेशन लेने के लिए अकेला ही खड़ा था। मेरी असली ताकत उस समय सील थी, और यहाँ के लोग इस ऐसे तरीके के डायमेंशन को डंजन नहीं बुलाते। मेरी ये मौजूदगी, मेरा ये फॉर्म, ये बिल्कुल उसी तरीके का है जैसा मैं मेरे राजा से मिलने के पहले था। उस आर्किटेक्ट ने राजा की ताकत का इस्तेमाल करके ये जगह बनाया है। बस उस लेवल का ताकत ही एक इंसान के शरीर को वैसा बना सकता है ताकि वो धीरे धीरे करके वो ताकत लेने के काबिल बने। क्या वो यहाँ पर पहुंच चुका है? वो दरवाजे के बिल्कुल पास है। मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। चलो आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, क्या ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बना रहा है? ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सभी का तौहीन कर रहा हूँ। उस इंसान को हमारे राजा ने चुना है जिसके अंदर वो बसते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब होगा कि मेरे राजा के बदले मैं पहले यहाँ पर बैठा हूँ। तो फिर आखिर मुझे कहाँ पर? और उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो अंदर आ जाता है। तो यही वो इंसान है जिसे हमारे राजा ने चुना है। अगर ये इस चीज का आखिरी मिशन नहीं होता तो मैं उनसे लड़ाई कभी भी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, अगर वो थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो वो मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अच्छी बात है, मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ। मैं ये देखने वाला हूँ कि तुम इस सिंहासन के लायक हो या फिर नहीं। लेकिन उसके बाद जब लड़ाई शुरू हुआ था तो रिजल्ट देखकर मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट था। वो बस मेरे तलवार से बचने की ही कोशिश कर रहे थे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ना ताकत में बढ़ोतरी और ना काबिलियत। मैं मेरे मरने से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी
क्या ये अपने हाथों से मेरे ऊपर हमला करने वाला है? मुझे इस इंसान का काबिलियत पसंद आया। इस इंसान के अंदर जोश है, जज्बा है, लेकिन क्या ये मेरी ताकत को मैच कर पाएगा? लेकिन तब भी इसका शरीर पूरी तरीके से मेरे राजा के लिए काबिल नहीं बना है। ये सच में काफी ज्यादा निराश कर देने वाला है। आखिर इतना निराश कर देने वाला कैसे हो सकता है? ये मेरे राजा की ताकतों को अंदर समेटने वाला शख्स नहीं हो सकता। हार मान लो, हार मान लो कमजोर इंसान। तुम उस जगह के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मैं तब भी तुमको एक सम्मानजनक मौत देने वाला हूँ। मुझे तब भी अच्छा लग रहा है मेरे राजा का पहला और आखिरी बार सामना करके। अगर मेरे राजा इसके शरीर में उतनी ज्यादा ताकत का उत्तराधिकारी ना बन पाए तो वो मेरे राजा कहलाने के भी लायक नहीं। मैं तुम्हारे सर को कलम कर दूंगा और वो भी बिना दर्द दिए, ताकि तुम सुकून से मर पाओ। हम जिन्वू को देखते हैं जो कि तलवार को पकड़ लेता है। मैं ये चीज देखकर थोड़ा सा तो हैरान हूँ। उसने मेरे तलवार को रोक लिया है, इसका मतलब यह है कि उसने इस हालत में भी हार नहीं मानी है। अभी तक ये चीज खत्म नहीं हुआ है। मैं एक इंसान से हार गया, वो भी एक कमजोर इंसान से, जो कि मुझसे भी बहुत ज्यादा कमजोर है। अब मुझे दिख रहा है, ये उसकी चाहत है जो कि हमारे राजा को फिर से जगा सकता है। उसकी ताकत और मेरी ताकत के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है, जबकि ये एक क्वालिफिकेशन के लिए टेस्ट था और मैं उससे भी ज्यादा स्टेटस में हाई था, लेकिन मैं फिर भी उससे हार गया। आखिर ये किस लिए हुआ? क्योंकि मैं केयरलेस हो गया था, या फिर ये मेरा दिल इसलिए हुआ क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहता, या फिर उसकी चाहत ही वैसी है? मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ कि मेरे राजा क्या ऐसा ही चाहते थे, या फिर यही सही जवाब है मेरे राजा का। क्या मैं उन सभी चीजों के लिए हार गया? लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मुझ पर फिर भी भरोसा किया। मैं बहुत सी चीजों के लिए उनका शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा कि उनके लिए मेरे हृदय में जो दयालुता है, वो मेरे लिए एक मास्टर, एक दोस्त और एक कॉमरेड भी है। मैंने उनके साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी है, उनके पास मैं हमेशा रहा। मैं उन्हें बचाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। मैं जानता हूँ कि मैं मेरे पिछले मास्टर के प्रति भी बिल्कुल ऐसा ही था, और इसी तरीके से धीरे धीरे मैंने मेरे नए मास्टर को भी अपना लिया। और उसके बाद एक ताकतवर शैडो आर्मी वहाँ पर रिफ्ट्स डायमेंशन में उनके आदेशों का इंतजार कर रहा था। बेलियन, जो कि मेरा पुराना कॉमरेड था, आखिरकार वो भी यहाँ पर आ गया, लेकिन वो मिलने का खुशी भी बहुत ही जल्द चला गया। हे, ये ब्लैक फ्लैग क्यों ना हम अपनी कैसल के ऊपर लगा ले, इससे हमारे राजा जरूर खुश होंगे ना। क्या तुम सच में इस चीज को लेकर इतना ही सीरियस हो? जब बेलियन ने बेरू को दिन की रोशनी दिखाई तब ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। क्या ये हमारे राजा का फ्लैग है? लेकिन उस चीज को देखने के बाद हमारे राजा का रिएक्शन कुछ ऐसा था। बेरू, जाओ यहाँ से। मेरे राजा, और मुझे ये बताओ कि वहाँ पर वो फ्लैग का आइडिया किसका था? ओह, तो ये तुम दोनों का प्लान था। उसके बाद बहुत ही जल्द हमें मोनार्क के खिलाफ फिर से लड़ाई करना पड़ा। कब अपनी इनकारनेशन की वजह से हमें एक बार फिर से मोनार्क्स के साथ लड़ाई करना पड़ा। राइस, पूरे 30 साल हमने दुश्मनों के साथ लड़ाई किया और बस लीजियन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ही वहां से बच गया। इग्रिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शैडो आर्मी के पंख हो तुम ऐसे तुच्छ से इंसान की मदद कैसे कर सकते हो? उसके आदेशों को कैसे मान सकते हो? उसने मुझसे बिल्कुल सही कहा था। मैं ये चीज बिल्कुल भूल चुका था, क्योंकि मेरे नए मास्टर के साथ रहकर मुझे बहुत ही ज्यादा फक्र महसूस होता था और मुझे उनके साथ रहकर बहुत ही ज्यादा खुशी भी महसूस होता था। मैं पुराने मास्टर के बारे में सच में भूल ही गया था, जिसके चलते मेरे पिछले मास्टर की यादें मेरे दिमाग से धीरे धीरे करके गायब होने लगा था। सब कुछ भूल जाने का ब्लेसिंग्स। हाँ, उन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं मेरे पुराने राजा को कभी भी भूल नहीं सकता। क्या इस चीज को ही प्यार कहा जाता है? जबकि ग्रीड और आयरन यहाँ पर सब कुछ भूल चुके हैं और वो यहाँ पर नॉर्मल से जिंदगी जी रहे हैं।
मैं तब भी हमारे राजा के साथ ही रहूंगा। उनका मन का जो फीलिंग्स है वो भी मुझे उनके साथ जुड़ चुका है। मैं हमारी राजा का वो तलवार हूँ, मैं शैडो आर्मी का वो पंख हूँ। मेरे राजा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 1 नहीं होगा बल्कि 2 होगा। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। आखिर मेरे राजा की मदद मेरे सिवाय और कौन कर पाएगा? ग्रैंड मार्शल बेलियन जो कि एक पहाड़ प्रमाण बड़ा है, और कमांडर बेरू जो कि एक इंसेक्ट है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने स्मार्ट हो, बस मैं ही उनकी मदद कर सकता हूँ जो कि एक टॉप एकेडमिक से ग्रेजुएट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तो यहाँ पर 1 बता रहा है। अपने जिंदगी को 2 नंबर के लिए झोंक देना। उसके बाद बेरू पेजेस को उल्टाता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। देखकर ऐसा लग रहा है मेरे डिसिप्लिन में अभी भी बहुत सी कमी है। मुझे मेरे राजा के प्रति और भी ज्यादा मेहनत करना चाहिए। मैं मेरे राजा का नाइट हूँ। मैं आपके साथ थोड़ी देर और वक्त गुजारना चाहता था। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। क्या कहा? पिताजी? पापा नहीं बुलाओगे? संगवू, क्या हुआ है? वो मुझे लगता है कि कोई बुरा सपना था। तो शैडो मोनार्क ने यही सोचा है कि वो यहाँ पर ही रहेगा। उन्होंने ये कहा है कि उनके लिए हर एक सेकंड, हर एक पल बहुत ही ज़्यादा कीमती है। शैडो मोनार्क से मेरा मतलब ये है कि आप ये राज उससे छुपा कर रख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुझे कुछ भी याद रहे। आप सच में उसके पापा ही हैं, हाँ? अगर इस चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ तो रूलर्स भी इस चीज़ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने वाले, और अगर ऐसा होता है तो इस दुनिया से मेरा नाता भी टूट जाएगा। वैसे ये चीज़ सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और ये देखना काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भरा है कि शैडो मोनार्क आगे आखिर क्या करने वाला है। रूलर्स, शैडो मोनार्क और आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश है। मिस्टर संगिलवन, क्या कुछ ऐसा है जिस चीज़ में हम आपकी मदद कर पाएंगे? मेरी पिछली जो पुरानी याद है, क्या तुम उन सभी को मिटा पाओगे? हाँ, ये काम करना मुमकिन है, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? ये करना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, जबकि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे सामने आखिर क्या क्या चल रहा है। और मैं एक फ़िक्र करने वाला पिता बनना चाहता हूँ, ना कि एक ऐसा बाप जो कि शैडो मोनार्क की हिफाजत करे, बल्कि वो मेरा एक कीमती हीरा है, वो मेरा बेटा है। मैं समझ गया। जब आप इस कैफ़े से बाहर निकल जाएंगे तो आपकी पिछली सारी यादें मिट जाएंगी। और हाँ, शायद से आपको हमारा ये मुलाकात भी याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं दुआ करूँगा कि इस वक्त से आपकी ज़िंदगी अच्छी बीते। मैं कभी भी स्टूडेंट्स की वेलकम पार्टी में नहीं आया, लेकिन आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मैं परिवार का वो दूसरा बेटा हूँ जिसके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ। अरे जिन्नो, रिलैक्स करो बच्चे। तुम ऐसे कर रहे हो कि जैसे सभी को लगेगा कि हमने तुम्हें पकड़ के रखा हो। सर, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, इसलिए मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि ये सब करना बंद करो और थोड़ी मस्ती करो भाई, क्योंकि सभी को ये सब पसंद नहीं आता है। लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त मान सकते हो, और बाकी सीनियर्स के सामने ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वो क्या है ना, हम थोड़े से स्कैरी डिपार्टमेंट वाले सीनियर्स हैं। वैसे पता है क्या, चाइवंग हमारे सीनियर का गर्लफ्रेंड है। ओ, तो तुम यहाँ हो संग जिनवू? वैसे एक बात बताओ, हमारे आसपास कोई बैठा क्यों नहीं है? लगता है मुझे यहाँ से उठ के पास के टेबल में जाना पड़ेगा जहाँ पर क्यूट सी जूनियर्स बैठे हैं, और तभी वहाँ पर जिनवू आ जाता है और वहाँ पर बैठने लगता है। लग गए। ये आखिर यहाँ पर आके क्यों बैठ रहे हैं? मैं जाकर ये देखता हूँ कि बाकी सीनियर्स को कोई ज़रूरत है कि नहीं। जिन्हो उसे सोजू ग्लास में देता है, लेकिन इधर जिन्हो को भी पता था कि सोजू तो शॉर्ट ग्लासेस में दिया जाता है। इससे उसे यही पता चलता है कि उसका सीनियर शायद काफ़ी ज़्यादा डरावना होगा। जिन्हो को ज़्यादा पीने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो उस बात से काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। तुम मुझे वैसे सन जिंगवू बुला सकते हो, वैसे क्या तुम्हें नहीं बुलाना? नहीं, मैं बुला सकता हूँ संगवू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हो, लेकिन मैंने क्या उन्हें इससे पहले मेरा नाम बताया था? चीयर्स। हाँ, चीयर्स। और उसके बाद जिन्वू जब रास्ते से जा रहा था
जरा सुनो, क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं? शायद से नहीं। हाँ, हाँ, आखिर मैं किसी अनजान के साथ ऐसे बात कैसे कर सकती हूँ? उसे तो जरूर ये लगेगा ना कि मैं उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर उसे शायद ऐसा लगेगा कि मैं कोई कल्ट से हूँ और उसे रिक्रूट करना चाहती हूँ। और उसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे एक डॉक्टर रूम के अंदर एंटर करता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आखिर ये क्या चीज़ है चेयरमैन? एक यंग मैन यहाँ पर आया था और उसने मुझे यहाँ पे ये दिया और यहाँ से वो चला गया। ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। बाहर इतना सख्त पहरा है, उसके बावजूद वो इधर अंदर आ गया, और बल्कि उसने मुझे ये भी कहा कि एक लड़ाई में मैं उसके साथ था और उस वक्त मैं मारा गया था। मैंने उसकी मदद की थी, इसलिए वो यहाँ पर मुझे थैंक यू गिफ्ट देने के लिए आया है। और उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया, जैसे मानो वो आंखों का कोई छला हुआ हो, जैसे कि वो इंसान एग्जिस्ट ही ना करता हो। जैसा उस इंसान ने कहा, अगर मैं इस चीज़ को पी लेता हूँ तो मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चेयरमैन, लेकिन आपको क्या उसकी बातों पर ऐसे ही भरोसा करना चाहिए? अगर उसकी कही बात सच नहीं है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि मैं और कितना दिन जिंदा रह पाऊँगा? अगर मैं ये पी लेता हूँ और मेरे साथ कुछ बुरा भी हो जाता है तो तुम मुझे प्लीज़ टॉमस्टोन के पास दफना देना। चेयरमैन गौक्योंगी, वो आखिरी सांस तक हमारे लिए लड़े थे और उसके बाद वो यहीं पर ही मर गए। और उसके बाद चेयरमैन उस दवाई को पी लेते हैं और रेस्ट करने के लिए लेट जाते हैं। मुझे थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए। प्लीज़ आप रेस्ट कीजिए चेयरमैन। अगर आपको कोई भी मदद की ज़रूरत होगी तो आप मुझे तुरंत बुला लीजिएगा। और उसके बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। चेयरमैन आंखें बंद कर लेते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद वो खिड़की की तरफ देखते हैं। साफ आसमान था, बिल्डिंग में धीरे धीरे करके रोशनी फैलने लगा था। चेयरमैन के बेड पर भी धीरे धीरे करके रोशनी आ रहा था और फिर वो और भी तेजी से फैलने लगता है। फिर हम देखते हैं रोशनी पड़ने से ही चेयरमैन का हाथ धीरे धीरे कांपने लगता है और धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगता है। उनके हाथों में ताकत लौटने लगता है और उसके बाद हम उनके चेहरे को भी देखते हैं। उसमें भी धीरे धीरे रौनक आ रहा था और वो आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धूप सच में बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ठंडी का मौसम धीरे धीरे और भी पास आ रहा है। मैं हूँ अंतरिक्ष, सभी मोनार्क्स में से सबसे ज़्यादा ताकतवर मोनार्क। मैं सभी ड्रैगन्स का राजा हूँ और इसके साथ साथ विध्वंस का राजा भी। सही है, जिसके चलते सभी मुझे ड्रैगन के राजा के नाम से जानते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इंसानों की दुनिया में 10 मिलियन से भी ज़्यादा सैनिक वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद जब मैं उठा, उस वक्त मैं एक इंसानी शरीर के अंदर था। और उसके बाद हम उसे देखते हैं, वो जिन्वो के शरीर में मौजूद था। और उसके बाद डिस्ट्रक्शन मोनार्क को भी धीरे धीरे जिन्वो के बारे में सब कुछ पता चलने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके फ़ोन पे कॉल आने लगता है। कौन है? अरे हंटर संग, कहाँ पर हो? बहुत देर हो गया है, कब आओगे? क्या तुम आज फिर से देर करने वाले हो? ये मैं बिल्कुल भी मान नहीं सकता। मुझे ये बताओ कि तुम अभी कहाँ पर हो? हाँ, क्या मतलब कहाँ पर हो? गेट के सामने हूँ, और कहाँ? और अचानक से तुम ऐसे बात करने क्यों लग गए हो हंटर संग जिन्वो? तो बताओ, क्या मैं अभी भी लेट हूँ? बताओ मुझे, क्या मैं अभी भी लेट हूँ? नहीं, लेट नहीं हो। वेरी गुड। उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं सभी खाना खा रहे थे, तो हंटर संग जिन्वो को भी वहाँ पर बुलाया जाता है और वो कॉफ़ी लेने के लिए जाता है। लेकिन वो फट से हाथ से कॉफ़ी ले लेता है, जिससे वो शॉपर भी डर जाता है और इधर वो झट से कॉफ़ी भी पी लेता है। मोनार्क्स ऐसे ही होते हैं, वो सभी इंसानों के ऊपर राज करते हैं, सभी कमज़ोरों को वो अपने वश में कर लेते हैं। जहाँ पर वो लेडी आकर उससे पूछती है कि संग जिन्वो को फिर से चोट लग गया है, तो इधर हमारे मोनार्क को भी गुस्सा आ जाता है कि हर इंसान इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के क्यों बात करता है।
और उसके बाद हम देखते हैं वो सभी डंजन में जाने वाले थे, तो उन्होंने सभी तैयारियां कर ली थी और वो डंजन में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। सभी उस वक्त सीरियस हो चुके थे और उसके बाद वो सभी डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्रैगन किंग को भी कुछ इन्वेस्टिगेट करना था, इसलिए वो भी अंदर चला जाता है और जाहिर सी बात है वो टीम का हिस्सा है तो उसे अंदर जाना ही था। लेकिन अंदर जाके वो जिन्वो के शरीर में बिल्कुल अंदर तबाही मचा देता है। सभी मॉन्स्टर्स को वो एक ही वार में धूल चटा देता है, जो देखने के बाद सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी वही डंजन डोर के पास पहुंच जाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। जिन्वो सबसे पहले जाकर दरवाज़ा खोल देता है और इधर पीछे सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वो एक के पीछे आता है और तुरंत उसे धक्का देकर अंदर ढकेल देता है। लेकिन उसके बाद अंदर कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नीले कलर के फ्लेम्स जलने लगते हैं। हम वहाँ पर वही पत्थर की मूर्तियों को देख पाते हैं और इसी के साथ साथ नियम का वो प्लेट भी देख पाते हैं। बाकी सभी उसे पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन मोनार्क पढ़ता है तो उसे समझ में आता है लॉ ऑफ द कार्टनन टेम्पल। उसके बाद हम देखते हैं वही पत्थर के मूर्ति के आंखों से रोशनी निकलने लगता है, लेकिन उसके सामने हमारे मोनार्क आ जाता है और उसका डटकर सामना करने लगते हैं। सभी वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो झुलस कर मरना नहीं चाहते थे। और उसके बाद ड्रैगन किंग ब्रीथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है जिससे कि सब कुछ तबाह हो जाता है। तो वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है जिसे देखने के बाद बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। यही असली ताकत है। उसके बाद सभी पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे करके हिलने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं हमला करने के लिए। इन सभी कठपुतलियों को तो देखो, स्लो हो स्लो, तुम सभी बहुत ही स्लो हो। बस इतना ही दिखा सकते थे, ये चीज तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। तुम कमीने, आखिर तुम हो कौन? एक से एक चीजें बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी और तुम यहाँ पर आके सब कुछ ऐसे ही तबाह नहीं कर सकते। उसके बाद वो एक ही झटके में उसके पत्थर के वो नियमावली के प्लेट को भी तोड़ देता है। अपना मुंह बंद रखो। वो एक भाला फेंक के हमला कर देता है जो कि उसके सीने के अंदर से चला जाता है। उसके बाद वो उसे फेक कहकर असली वाले को सामने आने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं एक मूर्ति हिलता है जो कि शैडो टाइप का बन जाता है और वो उसे ख़त्म करने की बात करने लगता है। तो दोनों यहाँ पर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं इधर लड़ाई फिर से शुरू हो जाता है। चलो आ जाओ, हमारी लड़ाई ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जिन्वो वो सपना देखने के बाद नींद से उठ जाता है और उसे लगता है कि क्या वो सच में एक सपना ही था या फिर नहीं। हम वहाँ पर और एक इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो कि हंटर संघ के साथ इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। कहे तुम्हारा मतलब फैंटम से तो नहीं? सभी पुलिस स्टेशन वाले फैंटम का नाम ज़रूर जानते हैं क्योंकि वो कब आता है और कब जाता है किसी को भी नहीं पता होता है। जिन्वो वहाँ पर आकर नए रिक्रूट की बात करने लगता है और हम देखते हैं कि नया रिक्रूट वो पीछे खड़ा आदमी था। तो जिन्वो उसके कंधे पर हाथ रख के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। उसके बाद जिन्वो उससे पूछता है कि आखिर वो पुलिस ऑफिसर क्यों बनना चाहता है, तो वो जवाब देता है क्योंकि वो बेकार से लोगों को पकड़ना चाहता है। तो जिन्वो कहता है कि हाँ, वो लोग अभी वही काम करने वाले हैं। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम सुनाबे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखते हैं क्योंकि संग जिन्वो के साथ मुजरिमों को पकड़ते पकड़ते उसका ही हालत ख़राब हो चुका था। उसके बाद हम पास में ही एक मैडम को देखते हैं जो कि एक केस लेकर आई थी, जो कि सुसाइड का केस नहीं थी बल्कि एक मर्डर केस थी। लेकिन पुलिस वाला उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सुसाइड था। उसके बाद जिन्वो उस औरत के बारे में पढ़ने लगता है और उसने बाथटब में अपना हाथ काट लिया था क्योंकि वो डिप्रेशन में था। रिपोर्ट यही बताता है, लेकिन जिन्वो सोचता है कि उसे जाकर एक बार देख लेना चाहिए। वो पुलिस वाला ये सोचने लगता है कि ये फैंटम कभी भी थकता नहीं है क्या। उसके बाद जिन्वो उस औरत से बात करना चाहता है, इसलिए वो उसे बुला लेता है। फिर हम रात में बिल्डिंग में जिन्वो को देखते हैं। वो उस लड़की के कमरे में जाता है, बाथटब जहाँ पर हम देखते हैं खून लगा हुआ था। जिन्वो वहाँ पर जाता है और उसे बुलाने लगता है, अराइज। और अराइज बोलने के बाद वो लड़की वहाँ से बाहर आ जाता है। वो लड़की बाहर आने के बाद उसे पहले कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद जिन्वो उससे पूछता है कि क्या उसने अपनी जान ली है, तो लड़की हाँ कहती है। फिर जिन्वो पूछता है आखिर क्यों, तो उसके बाद वो उसे जवाब दे देता है। फिर
जिन्वो इधर और एक आदमी के पास जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दरवाजे के पीछे बेल डोर बजता है और हम देखते हैं बाहर जिन्वो आया था और कुछ बात करने के लिए उनको बुला रहे थे। इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट रिलेटेड वो जब बात कर रहे थे तो जिन्वो को तो कुछ पता नहीं चला था, लेकिन जिन्वो उनसे बोलता है कि उन्हें उससे बात करना है। तो वो लोग एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और उसके बाद जिन्वो उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछने लगता है और उसके बाद वो इंसान इन्वेस्टिगेटर यानी जिन्वो के सामने रोना धोना स्टार्ट कर देता है उसके बेटी को लेकर। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि जिन्नी उसका असली बेटी नहीं थी, यानी कि उसका बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो नहीं थे और उसका बेटी भी वो नहीं था, लेकिन वो उसे एकदम अपने बेटी की तरह ही प्यार करता था। और उन्हें उसके बाद एक वॉइस मैसेज सुनाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की बता रही होती है कि उस पिता ने उसका कैसे एब्यूज़ किया था, कैसे वो एक दूसरे जगह पर भाग गई थी, लेकिन उसके पिता उसके ढूंढने के बाद उसे फिर से आने के लिए कहते हैं तो वो लड़की उसके बाद आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद वो इंसान चॉइसेस पूछता है तो जिन्वो उसे बताता है कि वो सरेंडर कर दे और उसके बाद वो इंसान दूसरा चॉइस पूछता है तो जिन्वो बताता है कि पे करना होगा। ये सुनने के बाद वो खुराक वाला आदमी बोलता है कि आखिर उसे कितना पैसा चाहिए। तो जिन्वो इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो बताता है कि ध्यान से सुनने के लिए। वो दोनों अभी जहाँ पर बैठे हुए हैं वो दुनिया बाकी दुनिया से अभी अलग हो चुका था। वो दोनों अभी वर्ल्ड ऑफ रिपोज में थे, जिसे सुनने के बाद वो इंसान जब अपने आसपास देखता है तो वो देखता है कि उस कैफ़े में सभी चेयर्स बिल्कुल खाली थे। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। वो भागना चाहता था लेकिन जिन्वो का ताकत देखने के बाद वो भी डर जाता है, लेकिन वो तब भी वहाँ से चिल्ला के भागने लगता है तो शैडो उसे पकड़ लेता है और उसे धड़ दबोच के वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। वो लड़की उसके बाद जिन्वो को थैंक यू बोलता है और उसे और एक काम करने के लिए बोलता है। जिन्वो पुलिस स्टेशन में उस लड़की के दोस्त को एक गिफ्ट देता है जो कि उस लड़की ने उसके लिए रखा था। जिन्वो ने ये गिफ्ट उसके लिए रखा था। ये देखने के बाद वो रोने लगती है और उस गिफ्ट पैक को खोलती है तो वहाँ पर वो देखती है कि अंदर एक कप मौजूद होता है और वहाँ पर वही लिखा हुआ था कि हैप्पी बर्थडे, और वो सभी ने जैसे प्लान किया था बर्थडे बनाने का वैसे ही बर्थडे बनाएंगे। और उसके बाद जिन्वो को बताता है कि वो जिन्हा को प्रपोज करने वाला है और उसके बाद वो जिन्वो को रिंग दिखाता है और बताने लगता है कि क्या जिन्हा वो रिंग पसंद करेगी या फिर नहीं। जिन्हो ये बताता है कि उसने बहुत सारे गिफ्ट्स तैयार करके रखे हैं और फिर वो यही बताने लगता है कि वो एक कंपनी का प्लॉट बिल्डिंग ले लेगा और वहाँ पर जिन्हा जब अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके निकलेगी तो वहाँ पर वो उसके लिए एक हॉस्पिटल खोल देगा। जिन्हो बोलता है उसमें तो 30 बिलियन लग जाएंगे। ये सुनने के बाद जिन्हो बोलता है कि आखिर उसे ये बात कैसे पता, और उसके बाद जिन्हो उसे ये बताता है कि उसे इतना सब कुछ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही इतना अच्छा लड़का है। वो अगर उसके बहन को उसे खुद दे देगा तो वही सबसे बड़ा उपहार होगा। जिन्हो ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जिन्हो को हक करने के लिए बोलता है, लेकिन उसे वो मना कर देता है। बट तब भी जिन्हो रुकता नहीं है, वो उसे हक कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं जिन्हो घर लौटकर वापस आ जाता है तो अंदर उसका बच्चा था। छा वहाँ पर अपने बच्चे को लेकर जिन्हो का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद वो उससे पूछता है कि वो ड्रिंक करने के लिए गया था तो वो आखिर ड्रंक क्यों नहीं हुआ था। तो उसे वो बताता है कि जिन्हो उसे कुछ सीरियस बात बताने के लिए गया था। तो उसके बाद छा ये पूछती है कि क्या उसने अपना मन बना लिया है। जिन्हो का बच्चा उस वक्त सो के ही उठा था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था। उसके बाद जिन्हो अपने शैडोज़ के बारे में पूछता है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम छोटे राजा को स्वॉर्ड स्किल नहीं सिखाने वाले? इग्रिस, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी बातों का कोई सेंस है? इस दुनिया में तुम्हारे ग्रेड्स ही तुम्हारा स्किल्स है, समझे विलियम? तुम दोनों ही स्वॉर्ड स्किल के स्टडीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस बच्चे के पहले कदम के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है। उसके बाद वो जिन्हो को एक कागज़ देता है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। जिन्हो उसे देखता है और पूछता है कि ये आखिर क्या है। फिर वो बोलने लगता है कि प्रेसिडेंट गुनही यानी चेयरमैन गुनही का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो अभी क्रिटिकल स्टेट में है। उसके बाद ये सुनने के बाद जिन्हो उनके पास जाता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और इशारा करके ये बताने लगता है अपना मास्क उतारने को। आखिरकार तुम यहाँ पर फिर से आ गए यंग मैन। मैं यहाँ पर बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था कि तुम कब यहाँ पर आओगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी जान बचा लूँ
मैंने बहुत सी जिंदगी जी ली है। मुझे 10 साल में जो वक्त मिला था मैंने उसमें सब कुछ कर लिया और यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे तुमसे बस एक फेवर मांगना है। पिछली बार तुमने मुझे जैसा कहा था कि मैंने तुम्हारे साथ एक ऐसी दुनिया में लड़ाई की है, तो क्या तुम मुझे वो दुनिया दिखा सकते हो? मुझे दिखाओ कि आखिर मैं उस वक्त कैसा था। मुझे मेरे खुद के बारे में जानना है। आखिर मैं कैसा दिखता था और तुम कैसे दिखते थे। वो सभी ऐसी याद है जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे उन सभी के बारे में जानना है, जो सब चीज़ें मैं भूल गया था उनके बारे में। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और जिन्वो उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है। फिर वो एक के बाद एक उन्हें सब कुछ दिखाने लगता है कि कैसे वो मिले थे, कैसे सब कुछ हुआ था। एक के बाद एक हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं। हंटर छा, जेजू आइलैंड, जिन्वो को रुकने के लिए कहना और उसके बाद फ्रॉस्ट मोनार्क का सामने आना और उनका वो लड़ाई, उनका मौत तक जो था सब कुछ उन्हें एक के बाद एक याद आ जाता है। जिन्वो की कोशिशें, सब कुछ उन्हें याद आ जाता है। तुम्हारे साथ मैं फिर से तुम्हारे साथ। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं तुम जैसे नौजवान के साथ मिल पाया और काम कर पाया। सूरज के इस धूप की वो गर्माहट, मैं अगर आज यहाँ पर मर जाता हूँ तो मेरे साथ ये सभी यादें हमेशा के लिए रह जाएंगे, वो भी इस गर्माहट के साथ। अब शांति से सो जाइए चेयरमैन। आपने इतने सालों तक खुद की कुर्बानी दी है, आप एक सचमुच के हीरो हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जिन्वो को छा का कॉल आता है और उसके बाद वो बताने लगती है सूहो के बारे में। फिर जिन्वो सूहो के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि सूहो हवा में उड़ रहा है। उसके बाद जिन्वो बताता है कि कोई बात नहीं, वो उसे धीरे धीरे उड़ना भी सिखा देगा। ठंडी का मौसम चला जाता है और उसके बाद वसंत आ जाता है। हम देखते हैं कि चेयरमैन की मौत हो चुकी थी। जहाँ एक एक चीज़ों का अंत हो रहा था, वही अंत से ही बाकी चीज़ों का शुरुआत हो रहा था। बर्तनें टूटने की आवाज़ आता है और जिन्वो को जल्दी घर बुलाया जाता है और देखकर ऐसा ही लग रहा था कि घर से ठंडी का मौसम जा चुका था। छा वहाँ पर टूटे प्लेट्स को साफ कर रही थी और रोए जा रही थी। अभी से जब हमारे छोटे राजा उड़ना जानते हैं तो वो एरियल कॉम्बैट सीख सकते हैं। प्लीज तुम बहुत ही जल्द घर आ जाओ। क्या कहा? इसका मतलब है कि वो बड़ा होकर एक जिम्मेदार पायलट बन सकता है। उसके बाद हम बेरू को देखते हैं जो कि जिन्वो के बच्चे के सामने खड़ा हुआ था। जिन्वो का बच्चा उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहा था। मेरे राजा ने मुझे बस कुछ वक्त पहले ही हराया था और अब ये इंसान का बच्चा मुझे ऐसे घूरे जा रहा है। यह मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। और उसके बाद बेरू जैसे जैसे आगे जा रहा था, जिन्वो का बच्चा भी उसे देखकर धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा था। अब 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 ये अजीब बात है, आखिर छोटे राजा मुझे ऐसे हमेशा ढूंढते क्यों रहते हैं? उसे तुम्हें नापसंद करने की कोई भी वजह नहीं है। आखिरकार तुम हमारे राजा के एक ऐसे चींटी हो जो कि चल फिर सकता है, उड़ सकता है और बोल भी सकता है, वो भी बिल्कुल इंसानों की तरह। तो बताओ, आखिर कोई बच्चा तुम्हें क्यों नापसंद करेगा? मैं बड़ा हूँ, बात कर सकता हूँ, उड़ सकता हूँ और इंसानों की तरह चल सकता हूँ। तो क्या इसी वजह से ही छोटे राजा मुझे पसंद करते हैं? कमांडर, क्या आप यहाँ पर आ चुके हैं? और उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो का एक बड़ा सा स्टैचू वहाँ पर था जो कि 32वें जन्मदिन पर उन्हें दिखाया जाने वाला था। उसके बाद प्लान में थोड़ा सा चेंजेस होता है और उसे थोड़ा सा रीमॉडल करने के लिए कहा जाता है। वैसे ये काम भी हम कर सकते हैं। अगर ये हमें करना हो तो हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है मुझे उन डीमंस को बुलाना चाहिए जो कि डीमन स्टैचूज बना सकते हैं। हाँ? तो ठीक है,
मैं कुछ देर बाद फिर से यहाँ पर वापस आऊंगा। और उसके बाद हम कुछ चोर उचक्कों को देखते हैं जो कि जिन्वू के घर के बाहर चोरी करने के लिए आए थे। पहले तो वो डर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो गाड़ी से उतर के चोरी करने के लिए जाते हैं बिना किसी गलती के। वो सोच रहे थे कि वो चोरी करके वहाँ से निकल जाएंगे और अपना दल का सम्मान फिर से वो वापस पा लेंगे। और घर में अभी बस बच्चा और उसकी माँ ही मौजूद थी, तो वो सभी कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। वो सभी अंदर जाते हैं, लेकिन पीछे से बेरू आ जाता है। एक वहाँ से भाग जाता है और एक को वहाँ पर पकड़ लिया जाता है और बेरू उसे चुप करा देता है। छोटे राजा अभी अभी सोए थे, इसलिए वो उसे चुप करा देता है और एक वहाँ पर बेहोश होकर पड़ा हुआ था। और उसके बाद बेरू उसका खून निकाल देता है और धीरे धीरे उसे मार देता है। और उसके बाद हम बाकियों को देखते हैं जो कि मूर्ति बनाने के लिए वहाँ पर आए थे। तो बताइए आखिर ये कैसा बना है? आपने जैसा कहा था कमांडर, मैंने वैसा ही बिल्कुल बनाया है। वाह शानदार, ये काफी ज्यादा अच्छा बना है। मुझे पूरा भरोसा है जब मेरे राजा अपने इस मैग्निफिसेंट स्टैचू को देखेंगे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। उसके बाद जब हमारे छोटे राजा इस भूमि पर कदम रखेंगे तो मुझे पता है ये उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद हम देखते हैं सुनाबे मिन को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलता है क्योंकि उसका प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद जिन्वू उन्हें बताने लगता है कि उसे पैसों का कोई भी शौक नहीं है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। तो उधर और एक बताने लगता है क्यों ना वो सभी बीफ मील खाने के लिए चले। उसके बाद जिन्वू ये बताने लगता है कि एक डिजास्टर के चलते उसके बेटे के अंदर भी शैडोज के पावर आ सकते हैं जो कि शैडो मोनार्क के है, और उसके ना जानते हुए भी उसके अंदर बहुत सारे शैडोज आएंगे जो कि उसके ट्रस्टेड सर्वेंट भी बनेंगे। उन सभी के लिए एक नॉर्मल लाइफ जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा था, कह सके तो ये चीज़ असंभव था। जिन्वू बताता है कि जब तक सुहो एक अल्टीमेट पॉइंट पर ना पहुंचता है कि जब तक उसे वो पावर हैंडल करने का काबिलियत मिले तब तक वो उसे सरपास करने का गोल अचीव नहीं कर सकता। उसके बाद जिन्वू छा को ये बताता है कि जब तक सुहो एक नॉर्मल सी जिंदगी जिएगा बाकियों की तरह और उसे कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, तब तक सुहो की मेमोरीज को जिन्वू इधर शैडो सोल्जर्स के साथ ही सील कर देगा। मेरे राजा, ये लो, सुहो ने तुम्हारे लिए ड्राइंग बनाया है। मेरे राजा, क्या मैं छोटे राजा को मेरा अलविदा कह सकता हूँ? मुझे उन्हें अलविदा कहना है। फिर बेरू रोते हुए घर के अंदर जाता है। छोटे राजा, सभी शैडो सोल्जर्स के लिए उनकी तरफ से मैं आपको फेयरवेल कहता हूँ। अलविदा छोटे राजा। कमांडर एंड ये मेरे लिए सम्मान की बात थी कि मैं छोटे राजा को सर्व कर पाया। जब तक हम वापस नहीं मिल लेते तब तक के लिए। छोटे राजा, जब तक मैं आपके पास नहीं रहूँगा तब तक आप पढ़ाई में ज़रूर ध्यान लगाइएगा और स्वस्थ रहिएगा छोटे राजा। सभी शैडो सोल्जर्स ही परछाई के अंदर रोने लगते हैं। स्वीट ड्रीम्स मेरे बच्चे। उसके बाद जिन्वू वहाँ से चला जाता है और हमें तस्वीर दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो बहुत ही ज़्यादा खुश था। सुहो सोया हुआ था और ऐसे ही धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है सुहो बड़ा हो जाता है। सुबह हो जाता है, हम देखते हैं कि सुहो अपने कंधे पर बैग लेके तैयार था। अभी के लिए तो वो एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था और वो ऐसे ही स्कूल जा रहा था जैसे बाकी सभी स्टूडेंट स्कूल जा रहे थे।